वाले हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा आंसर की का है, डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ NFL फार्मासिस्ट एग्जाम। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का जो एग्जाम हुआ था फार्मासिस्ट के लिए 14 दिसंबर को, उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं पार्ट 3 आंसर की का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर द नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन के बारे में बात कर रहा है। तो नेजल कंजेशन है क्या? नेजल वर्ड आया हमारा नोज से, ठीक है, नाक के बारे में बात कर रहा है, और कंजेशन मतलब कंजेस्ट होना, घुटना, यानी कि नाक का बंद होना। तो इसके लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है? तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया क्लासिफिकेशन से, यानी कि आपका इसमें रहेगा आंसर आपका फिनाइल एफ्रिन। ठीक है, फिनाइल एफ्रिन कैसे रहेगा? आप देखो काम कैसे करता है फिनाइल एफ्रिन। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो क्या होता है, म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है। आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसके अंदर म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है, तो उसके अंदर जो म्यूकस का जो स्ट्रक्चर है उसे तोड़ने का काम करता है आपका फिनाइल एफ्रिन। जैसे लेयर्स हो गए आपके अलग अलग म्यूकस की, इनके बीच में होता है आपका सल्फाइड बॉन्ड। ये जो सल्फाइड बॉन्ड है ये क्या करता है, इसी म्यूकस को थिक बना के रखता है, स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। अब जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक क्या होगा, ये बाहर नहीं आएगा, एक्सपेल्ड आउट नहीं करेगा। तो फिनाइल एफ्रिन क्या करता है, फिनाइल एफ्रिन इसको ये जो बॉन्ड है, सल्फर बॉन्ड्स हैं, इनको ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये म्यूकस इसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी विस्कोसिटी कम होने की वजह से ईजी टू एक्सपेल है ये। ठीक है, तो इसकी वजह से आंसर रहेगा हमारा फिनाइल एफ्रिन। आगे बढ़ते हैं चलो, तो आंसर होगा इसका फिनाइल एफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एडिपोज टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एडिपोज टिश्यू किसका एग्जाम्पल है? ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी की लाइन है, 10th क्लास में यार लिखो, या फिर आप 11th क्लास में देखो, वहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू का जो है पार्ट होता है आपका एडिपोज टिश्यू। कैसे कनेक्टिव टिश्यू? उन टिश्यूज को बोला जाता है जो कनेक्ट करता है आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को। ठीक है, तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हो या स्किन के साथ हो, किसी भी प्रकार से कनेक्ट करके रखता है आपके ऑर्गन्स को, उन्हें हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या करता है आपको, असल में एडिपोज टिश्यू कहाँ होता है आपका? अंडर द स्किन, स्किन के अंडर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को और आपकी स्किन को जोड़ के रखता है। ठीक है, ये आपकी स्किन को जोड़ के रखता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ। ठीक है, तो इस वजह से हमारा आंसर रहेगा क्या, कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसका आंसर कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है इसने, व्हाट इज द थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है क्या? तो देखो बात करते हैं सबसे पहले हम इसके नाम से ही, इसका नाम से कैसे पता चल रहा है, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो थेरेप्यूटिक का मतलब होगा ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग थेरेपी, थेरेपी के दौरान। ड्रग ऑब्वियसली मेडिकामेंट की बात हो रही है, उस ड्रग की बात हो रही है। मॉनिटरिंग करना मतलब कि मॉनिटर करना, उसको सर्वेलेंस पे रखना, वॉच करना। ठीक है, तो जब आप ट्रीटमेंट पे होते हो, कोई भी ड्रग आपने पेशेंट को दी हुई है, उस दौरान उस पेशेंट के अंदर उस ड्रग की क्या क्या एक्टिविटी चल रही है आपकी बॉडी के अंदर, उसे हम कहते हैं मॉनिटर करना। तो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, फॉर एग्जांपल आप ट्रीटमेंट दे रहे हो किसी को, ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट अगर आप दे रहे हो और आपने ड्रग दी हुई है पेशेंट को, अब ड्यूरिंग उस ट्रीटमेंट के दौरान उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या वो टॉक्सिक तो नहीं हो रही है उसके लिए, या उसका इफेक्टिव ही नहीं आ रहा हो, तो इन सब चीज़ों को मेजर करना क्या कहलाता है आपका, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ठीक है, तो इसका एग्जाम देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं हम क्या आएगा। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग ड्रग लेवल इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट बोल रहा फर्स्ट ऑप्शन में, वो तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट की तो बात हो ही नहीं रही है, बॉडी के अंदर बात हो रही है। बी ऑप्शन आता है आपका, द मेजरमेंट ऑफ ए ड्रग लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम टू एंश्योर इफेक्टिव ड्रग थेरेपी। ऑब्वियसली यही तो है हमारा, कि किसी भी थेरेपी को इफेक्टिव बताने के लिए उसकी कंसंट्रेशन को या उसके इफेक्ट को चेक करना बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में, वो कहलाता है हमारा TDM। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, द मेजरमेंट ऑफ ड्रग लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम टू एंश्योर इफेक्टिव थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द Cmax। Cmax क्या है? तो इसका तो बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ से पता चल रहा है कि Cmax, मैक्स मतलब मैक्सिमम और C मतलब कंसंट्रेशन, तो डायरेक्ट यहीं से इसका आंसर मिल गया। द मिनिमम नहीं, ये भी नहीं है क्योंकि इसने मिनिमम वर्ड यूज़ कर लिया, लेकिन इसमें तो मैक्स लिखा हुआ है। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द ब्लड, तो ऑब्वियसली इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, Cmax की फुल फॉर्म ही है एक तरीके से, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द ब्लड इज द राइट आंसर। सो हियर इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक्स। असल में तो इसके ना दो तरीके के आंसर, दोनों तरीके से हो सकता है, डिफ्यूजन मेथड भी इसका आंसर है और टर्बिडिटी भी इसका आंसर है, लेकिन मेजोरिटी जो है केसेस के अंदर वो देखा गया है कि डिफ्यूजन मेथड से ही ट्रीट किया जाता है, चेक किया जाता है पोटेंसी को, एंटीबायोटिक्स को। अगर इसमें A एंड B ऑप्शन होता तो करेक्ट इसका होता है डिफ्यूजन एंड टर्बिडिटी दोनों, लेकिन अब ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं था वहाँ पे, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा आपका डिफ्यूजन मेथड। डिफ्यूजन मेथड अगर वो आपका होता है जिसके अंदर क्या दिखा जाता है, जोन ऑफ इनहिबिशन चेक किया जाता है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, दूसरा उसका नाम होता है डिफ्यूजन मेथड। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका माइक्रोबायोलॉजी से। टर्बिडिटी बाई चांस इसमें जो है गलती से हमने क्लिक कर दिया है, इसका राइट आंसर रहेगा आपका डिफ्यूजन मेथड, टर्बिडिटी इसका आंसर नहीं रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द जोन ऑफ इनहिबिशन, वही एंटीबायोटिक से क्वेश्चन आया है, एंटीबायोटिक की पोटेंसी से। द जोन ऑफ इनहिबिशन फॉर एन एंटीबायोटिक मीन्स, जोन ऑफ इनहिबिशन का मतलब क्या है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका एग्जांपल को समझने के लिए कि आप क्या करते हैं, पेट्री प्लेट के अंदर या पेट्री डिश के अंदर आपने अपना पूरा मीडियम बनाया हुआ है, उस मीडियम के अंदर क्या हो, जैसे जैसे कॉलोनी ग्रो करेंगी, अब उसके अंदर आप पहले से ही ऐड करके रखते हो अपनी एंटीबायोटिक, ए बी में लिख देता हूँ, यानी कि एंटीबायोटिक, आपने इसके अंदर एंटीबायोटिक ऐड कर दी। फॉर एग्जांपल आपने इतना एरिया के अंदर जो अपनी एंटीबायोटिक ऐड की है, अब इसके अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट होगी, लेकिन जहाँ जहाँ पे आपने क्या किया था, एंटीबायोटिक को डाला था, वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे एंटीबायोटिक का असर है तो यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन, यानी कि वो एरिया जहाँ पे एंटीबायोटिक के इफेक्ट की वजह से बैक्टीरिया ने कभी ग्रो किया ही नहीं। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन रही होगी दो ऑप्शंस में, एक सी ऑप्शन आपका द एरिया वेयर बैक्टीरिया हैव बीन किल्ड, और डी है आपका द एरिया वेयर बैक्टीरिया डज नॉट ग्रो। तो सी ऑप्शन में तो ये कह रहा है कि जहाँ पे बैक्टीरिया को किल कर दिया हो, हालांकि उसने तो ग्रो ही नहीं होने दिया था, एक्चुअल आंसर तो इसका यही है जहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया को ग्रो ही नहीं होने देगा, इनहिबिट कर दिया उसने उसकी ग्रोथ को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा द एरिया वेयर बैक्टीरिया डज नॉट ग्रो। क्लियर, तो ये इसका राइट आंसर है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन माइंड एंड बॉडी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका 10th के एनसीईआरटी से दिया हुआ, बायोलॉजी से या यूं कहूं साइंस से। सेरेबेलम इज द राइट आंसर, जो क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बैलेंस करता है, आपके ब्रेन का कनेक्शन आपकी बॉडी के साथ बना के रखता है, सो दैट इज अ सेरेबेलम। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लड फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द किडनी, या फिर यूं कहो इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये सारे के सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ऑप्शंस आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, मेनली फोकस किया गया है इनके सिर्फ और सिर्फ आंसर के ऊपर, तो आप वहाँ पे ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं 43 क्वेश्चन, ब्लड फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो उसके पहले आपको जो है नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, किडनी नेफ्रॉन एक ही बात है कि नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे होता है आपका ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल, तो उसके बाद आपका स्टार्ट होता है पीसीटी, पीसीटी के बाद आता है आपका लूप ऑफ एनले, फिर डीसीटी, और उसके बाद लास्ट में आता है कलेक्टिंग डक्ट। और यहाँ पे बहुत सारी आपकी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेंस यहाँ पे आपकी एंट्री करती है और एग्जिट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आपका ब्लड फिल्ट्रेशन, क्योंकि ब्लड यहाँ पे आ रहा है और ब्लड के अंदर ही डिजोल्व रहता है आपका वाटर, जिसे हम बाद में जाके जो यूरिन बनता है। तो यहाँ से जैसे ही आपकी आर्टरीज और वेंस का जो गुच्छा होता है, टफ ऑफ एयर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल के अंदर। उसके बाद पीसीटी, जहाँ के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, जहाँ पे आपकी 70% चीज़ें जो हैं रीएब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, फिर आपका लूप ऑफ एनले, डीसीटी, और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर अलग अलग नेफ्रॉन से जो है यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका, इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ग्लोमेरुलस। क्लियर है, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ अभी ग्लोमेरुलस। मूव टू नेक्स्ट पार्ट, विच मेथड इज यूज्ड फॉर द कैप्सूल। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसमें पूछा गया था विच मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द कैप्सूल, ठीक है, विच मेथड इज नॉट यूज्ड, नोट पूछा हुआ था। तो नोट के लिए देखो, रोटेटरी डाई प्रोसेस बिल्कुल सही आंसर है, ये भी यूज़ होता है, आंसर सही नहीं है, ये यूज़ होता है। रोटेटरी ड्राई प्रोसेस कैप्सूल की फिलिंग के लिए यूज़ होता है, सॉफ्ट की बात हो रही है, और प्लेट टेक्निक भी यूज़ होती है। बचा कौन सा, ड्राई गम मेथड। ड्राई गम मेथड को यूज़ किया जाता है आपके टैबलेट के लिए, ना कि कैप्सूल के लिए। और यहाँ पे क्या पूछा गया था, विच मेथड इज नॉट यूज फॉर द कैप्सूल, तो ये तो टैबलेट के लिए होता है, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ड्राई गम मेथड। ठीक है भाई, 44 भी हो गया। मूव टू 45th क्वेश्चन, दैट इज विच जेनेटिक्स लॉ एक्सप्लेन द प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ये क्या कहना चाहता है, देखो किसी की भी हर एक बॉडी के अंदर जो एलील्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको अगर ये एक्सप्लेन करूं, अगर आपको याद है तो दो तरीके के एलील्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट, एक होती है आपकी डोमिनेंट और एक होती है आपकी रेसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट और रेसेसिव दो टाइप की होती हैं। अब ये दोनों ही जो है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होंगी, उससे पहले इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट करती हैं, ठीक है, जो बताता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंटली अशॉर्टमेंट। दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, और इसी के बेसिस पे दिया गया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि दोनों जब एक दूसरे से अलग अलग होगी और इंडिविजुअली ये ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, तो इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट कर गई। और यहीं से तो इसकी प्योरिटी बनती है कि प्योर किसी एक आपके फैक्टर को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कैपिटल टी किस चीज़ को कंट्रोल करता है, आपके डोमिनेंट फैक्टर को, और स्मॉल जो एलील होता है किसको कंट्रोल करता है, आपके रेसेसिव जो आपका फैक्टर होता है उसे कंट्रोल करता है। तो प्योरिटी आ गई ना। लेकिन जब ये कलेक्टिव थे, एक दूसरे के साथ थे, तब किसे कंट्रोल कर रहे थे, टॉलनेस को, और टॉलनेस क्या है आपका, डोमिनेंस है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्योरिटी नहीं है, मिक्सर दोनों का है, लेकिन आपका आया क्या, टॉल, सिर्फ एक की ही चली, यानी कि एक ने डोमिनेट किया, तो यहाँ पे प्योरिटी नहीं है। जहाँ पे प्योरिटी आई, यानी कि दोनों अपना अपना अलग अलग से एक्सप्रेशन शो कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, प्योरिटी। तो वो कौन एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है भाई, जब ये दोनों नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं तो अलग अलग एक दूसरे से हो जाती हैं, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
46 क्वेश्चन है, कैलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर, कैलिब्रेशन जो होता है वो किसके लिए किया जाता है, इक्विपमेंट के लिए, कि आपका जो इक्विपमेंट है वो अच्छे से कैलिब्रेट है या नहीं है, ठीक है। किसके साथ करते हैं, किसी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के साथ, जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके साथ करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे समझो, जैसे आपने 12th के अंदर वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा होगा ना। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, उस वो हमारी जो लेंथ ब्रेड जो बहुत कम होती है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब उसके अंदर जो मार्किंग है क्या वो सही है, क्या वो करेक्ट है, उसके अंदर तो एरर नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी स्टैंडर्ड मेथड से उसे कैलिब्रेट करते हैं, पहले चेक करते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैलिब्रेशन, ठीक है। बी ऑप्शन था आपका प्रोसेस, प्रोसेस के लिए जो होती है चीज़ उसे हम बोलते हैं वैलिडेशन। किसी भी प्रोसेस को अगर आप चेक करते हो कि वो सही है नहीं, उसे हम बोलते हैं वैलिडेशन। और किसी इक्विपमेंट को चेक करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कैलिब्रेशन, ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर रहेगा इक्विपमेंट ओनली। 47 क्वेश्चन है, शेड्यूल जे ऑफ द फार्मेसी एक्ट इंक्लूड, डायरेक्ट शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कुछ अलग चीज़ें नहीं है, तो रटने की चीज़ें होती हैं भाई, शेड्यूल आपके सारे A to Z। तो इसके अंदर आपका डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा, लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स दैट ड्रग कैन नॉट क्लेम, ट्रीट और प्रिवेंट, ठीक है। यानी कि वो सारी इसके अंदर डिजीज आती हैं जिनको कोई भी ड्रग ना तो क्लेम करती है ठीक करने का, ना ही क्लेम करती है उस डिजीज को प्रिवेंट करने का, तो वो आती हैं आपकी शेड्यूल जे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एनडीपीसी एक्ट इज पास्ड फॉर, एनडीपीसी एक्ट किसके लिए होता है, देखो इसकी फुल फॉर्म होती है एनडीपीसी, नारकोटिक ड्रग प्रोटेक्शन प्रोडक्शन से आया, ठीक है, नारकोटिक ड्रग प्रोडक्शन से आया। अब ऑप्शंस ऐसे नहीं दिए गए थे आपके क्वेश्चन के अंदर, वहाँ पे दिया होता है इसकी जगह ओपियम, ठीक है, ओपियम की बात हुई थी, यानी कि ओपियम डेरिवेटिव या ओपियम जितने भी प्लांट्स होते हैं आपके उसके लिए दिया गया था, तो ऑब्वियसली उसके लिए आंसर होना था ओपियम। तो रेगुलेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग प्रोडक्शन एंड उसके लिए रेगुलेट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है ये एनडीपीएस एक्ट दिया गया था। वट डू यू मीन बाय बायो अवेलेबिलिटी, ये क्वेश्चन तो बहुत आपने पढ़ा होगा, फार्माकोलॉजी की स्टार्टिंग से आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में हो या फिर फार्मास्यूटिक्स में हो, बायो अवेलेबिलिटी को हर जगह पढ़ा जाता है। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या है, जब आप कोई भी ड्रग लेते हो उस ड्रग का कितना पोर्शन या कितना फ्रैक्शन आपके ब्लड में गया, उसे हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। जैसे आप ओरल की बात करो, आपने कोई टैबलेट कंज्यूम की या आपने कोई कैप्सूल कंज्यूम किया, अब वो पूरा का पूरा तो आपकी बॉडी के उसमें ब्लड के अंदर तो जाएगा नहीं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसका कुछ ना कुछ पार्ट आपकी बॉडी से मेटाबोलाइज होकर एलिमिनेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया आपका बायो अवेलेबिलिटी। जैसे आईवी होता है, आईवी डायरेक्ट आपकी वेंस में लगाया जाता है, तो उसका तो कुछ भी ये ऐसा है नहीं कि वेस्ट रहा होगा एलिमिनेट होने के लिए या मेटाबोलाइज होने के लिए पहले, एब्जॉर्ब होने से पहले, तो वो सारा आपके आईवी में गया, डायरेक्ट उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो दैट इज उसकी मतलब 100% बायोअवेलेबिलिटी है। लेकिन ओरल की बायोअवेलेबिलिटी 100% नहीं होती। तो इसमें कौन सा आंसर रहेगा, इसमें तो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछिए, व्हाट इज द मीन बाय बायो अवेलेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका, द रेट एट विच ए ड्रग और अदर सब्सटेंस एंटर इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, द अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, द ड्रग्स एबिलिटी टू रीच द टारगेट साइट, द ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग स्टे इन द ब्लड स्ट्रीम। तो इसका ए आंसर है ऑब्वियसली द रेट एट विच ए ड्रग और अदर सब्सटेंस एंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन, आपके ब्लड के अंदर किस रेट से या कितने एक्सटेंट से एंटर कर रहा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। अब हाफ लाइफ को समझने के लिए आप इसको ऐसे समझिए, जब आप किसी भी ड्रग को कंज्यूम करते हैं तो सबसे पहले वो आपकी बॉडी के अंदर एंट्री करती है, ठीक है, फिर वो आपकी बॉडी इस पर अपना एक्शन शो करती है, मेटाबोलाइज होने के बाद वो एलिमिनेट होती है। तो जब वो एंट्री कर रही थी हाफ, उसने जब आपकी बॉडी के अंदर हाफ वो एब्जॉर्ब हो गई थी, ठीक है, एक तो वो लगा टाइम, एक जब वो पूरी आपकी बॉडी के अंदर थी, पीक कंसंट्रेशन थी उसकी, फिर वो धीरे धीरे एलिमिनेट होनी स्टार्ट होगी, यानी कि एक वो टाइम जब वो हाफ एलिमिनेट हो चुकी थी वो टाइम, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो टी हाफ हमेशा एक्सप्लेन किया गया है उस टाइम पीरियड के लिए जब आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन के टाइम पे आपकी ड्रग कोई भी हाफ कंसंट्रेशन तक बच गई हो, वो टाइम जिसे आपकी बॉडी को एलिमिनेट होने लगने लगता है, कितना हाफ एलिमिनेट होने में लगता है, वो आपका होता है टी हाफ, ना कि एब्जॉर्प्शन के टाइम पे। सो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, द टाइम इट टेक फॉर द अमाउंट ऑफ ए ड्रग एक्टिव सब्सटेंस इन योर बॉडी टू रिड्यूस बाय हाफ, जब वो हाफ से कम हो जाएगी, दैट इज टी हाफ, ना कि हाफ एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपकी बॉडी के अंदर नहीं है ड्रग, आप धीरे धीरे उसे लेना, जब आप लेना स्टार्ट करें तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है, तो एक टाइम पे तो हाफ हो जाएगी ना वो, उसे टी हाफ नहीं बोलेंगे। जब आपकी बॉडी के अंदर पूरी उसने कंसंट्रेशन अचीव कर ली है, उसके बाद वो एलिमिनेट होना स्टार्ट होती है, जब वो हाफ रिड्यूस हो जाती है, तो उसमें लगने वाले टाइम को हम क्या कहते हैं, टी हाफ, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया भी कौन सा जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका RFLP। ये क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन इसके अंदर किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स, इसमें कुछ ऐसा होता है। तो इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बता दूं, देखो इसके अंदर एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है जो आपके डीएनए को ब्रेक करेगा अलग अलग फ्रेगमेंट्स में, ठीक है, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में जो है आपने डीएनए को
ब्रेक डाउन कर लिया। अब इनका कोई साइज़ होगा, इनका मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास वगैरह होता है, क्योंकि अलग अलग साइज़ के बेसिस पे आपने इसको किया है। अब इसके सेपरेशन के लिए एक मेथड को यूज़ किया जाता है जिसका नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, इसके बेसिस पे क्या करते हैं आप इनको सेपरेट करते हो, ठीक है। इसमें क्या, उसके बेसिस पे क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स। इतना हालांकि डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं, यहाँ पे समझने का बस यही है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, RFLP मेथड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये भी, जनरली मैंने वैसे बता दिया इसके अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है, उन एंजाइम्स को जो आपके DNA के फ्रेगमेंट्स को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करते हैं हम, जेल इलेक्ट्रोफोसिस के द्वारा अलग अलग उनके साइज़ के बेस पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसकी फर्दर सैम्पलिंग होती है, उसके बाद से जो आपका जो भी सोर्स है उसके साथ मैच किया जाता है। दैट इज़ द DNA फिंगरप्रिंटिंग, RFLP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल इन बैक्टीरिया, ठीक है। ई कोलाई के अंदर जनरली से पढ़ा जाता है। तो क्या होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है वो क्या होता है। देखो ये आपकी सेल है, सेल के अंदर क्या होगा, आपका DNA होगा या RNA होगा, जो भी प्रेजेंट होगा डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन इसके अलावा भी जैसे बोला गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, कि क्रोमोसोम के अलावा जो प्रेजेंट है, जो कि सर्कुलर प्रेजेंट होता है, सर्कुलर इसकी शेप होती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं। तो ये आपका बायोटेक से आया था क्वेश्चन, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज प्लाज्मिड। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी DNA सेगमेंट को या किसी भी फॉरेन DNA सेगमेंट के क्लोनिंग के लिए, उसे क्लोन बनाने के लिए, उसकी अमाउंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका प्लाज्मिड होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर रहेगा आपका प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस दैट यूज लेबोरेटरी बेस्ड टेक्नोलॉजी टू अल्टर द DNA मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब DNA मार्कअप यानी कि DNA के साथ आप छेड़छाड़ करके उसको एक नया रूप देते हो, तो ये भी आपका क्या रहेगा, आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। इसका आंसर रहेगा आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी को इसे ये नहीं बोलते हैं कि स्पेसिफिकली जो आपकी DNA के साथ ही चेंज करे। फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस आता है आपका जो आपकी फार्मेसी यानी कि ड्रग है जितनी भी, उनके ऊपर विजिलेंस करे, उनके ऊपर नज़र बनाए रखे, सुपरविजन करे उनका, जब वो मार्केट के अंदर है, जब कोई पेशेंट उसको कंज्यूम कर रहा है, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या उनके एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, तो वो ब्रांच आपकी फार्माकोविजिलेंस कहलाती है। तो ना तो ये ऑप्शन होगा इसका, और ना इसका आपका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है किन्हीं भी दो टाइप की वैरायटी को मिला के एक नई प्रकार की वैरायटी को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो ये आपके नहीं रहेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन डिलेज ब्लड क्लोटिंग, कौन सा विटामिन ऐसा है जो ब्लड क्लोटिंग को डिले करता है। ध्यान से करने वाला क्वेश्चन था। विटामिन के इसका आंसर नहीं है, क्योंकि विटामिन के क्या करता है, प्रोमोट करता है, किसके साथ, कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोमोट करता है ब्लड क्लोटिंग को। इसमें पूछा गया कौन सा नहीं करवाने देता है, डिले करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका विटामिन ई। विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ई विटामिन के की एफिकेसी को कम कर देता है, या यूँ कहो रिड्यूस कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड क्लोटिंग को विटामिन के प्रमोट कर रहा था वो नहीं करने देगा, तो इसकी वजह से डिले कर दिया विटामिन ई ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका विटामिन ई। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट ऑफ ए फर्मेंटर अबव द फ्रोथ इज कॉल्ड, कि फर्मेंटर के अंदर जो अबव द फ्रोथ पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका, उसके डायग्राम से। फर्मेंटर जो होते हैं, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए यूज किए जाते हैं, दैट इज हेड स्पेस, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस क्या, जो आपके नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के फार्मासिस्ट पोर्शन के अंदर पूछे गए थे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे TDM की, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उस पार्ट को थोड़ा सा समझेंगे और उससे आए हुए क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा नॉन फार्मा, ठीक है। वीडियो में अंत तक बनाए रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।